Hello everyone in the Answer Kari. Today we are starting with the second chapter of the environment series. तो आज हम बात करेंगे कुछ अलग कॉन्सेप्ट जो कि इसी सीरीज में है। पहला है इकोलॉजी। इकोलॉजी हमने देखा कि रिलेशंस होता है किन्हीं दो ऑर्गेनिजम्स के आपस में जो इंटरेक्शन होते हैं उनका, और ऑर्गेनिजम्स और उनके जो फिजिकल सराउंडिंग्स है यानी उनका जो एनवायरनमेंट है उसमें उनका किस तरीके से रिलेशनशिप है, उन दोनों की स्टडी को इकोलॉजी बोला जाता है। अगर हम बात करें लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी, तो इकोलॉजी के अंदर क्या क्या चीजें स्टडी की जाती है। पहला, इंडिविजुअल्स यानी एक इंडिविजुअल ऑफ प्लांट हो गया, इंडिविजुअल ऑफ एनिमल हो गया उसको। ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन यानी स्पीशीज आ गई, स्पीशीज की पॉपुलेशन हो गई। कम्युनिटीज, इकोसिस्टम यानी एक हैबिटेट का बड़ा रूप। बायोम्स एंड बायोस्फेयर। तो हमने देखा है कि बायोस्फेयर किसे कहते हैं। बायोस्फेयर एक मिक्स, हम बोल सकते हैं जोन होता है जिसके अंदर एटमॉस्फेयर का कुछ पार्ट, टेरेस्ट्रियल कुछ पार्ट और कुछ एक्वेटिक पार्ट, तीनों का जो मिक्सिंग जोन होता है जहां पर नेचुरल लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको बायोस्फीयर हम बोलते हैं। इकोलॉजी के अंदर हमने बात की थी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर एक जो है एनवायरनमेंट बनता है, और उसी की स्टडी करने के लिए इकोलॉजी बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स को भी स्टडी करती है। बायोटिक के अंदर लिविंग फैक्टर्स होते हैं जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया है, एनिमल्स है, प्लांट्स, फंगी, बर्ड्स। एबायोटिक के अंदर केमिकल और फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में हम देखते हैं कि सोइल है, एयर है, मॉइस्चर है, और केमिकल फैक्टर्स में हम देखते हैं सल्फर है, कार्बन है, अलग जो हमारे केमिकल प्रोडक्ट्स। माइक्रोबियल इकोलॉजी अब क्या होती है, यानी माइक्रोब्स को पढ़ने की इकोलॉजी वाली स्टडी को माइक्रोबियल इकोलॉजी कहा जाता है, जिसमें हम सबसे छोटा जो फाउंडेशनल लेवल होती है लाइफ की जिसको सेल बोला जाता है उसकी स्टडी करते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि माइक्रोब्स का आपस में किस तरीके से रिलेशनशिप है और उनके एनवायरनमेंट के साथ उनका किस तरीके से रिलेशन। फिर हम देखते हैं बिहेवियरल इकोलॉजी यानी किस तरीके से फंक्शंस करते हैं ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर, तो उसकी स्टडी करने को बोला जाता है बिहेवियरल इकोलॉजी। यानी किस तरीके से वो अपना खाना बनाएगा, शेल्टर ढूंढेगा, हैबिटेट बनेंगे, कम्युनिटीज बनेंगी, इंटरेक्शन, रिप्रोडक्शन होगा, सारी चीजें बिहेवियरल इकोलॉजी का पार्ट है। फिर हम बात करते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी में हम देखते हैं कि किस तरीके से एक सक्सेशन होता है एनवायरनमेंट के अंदर, जब आपकी एक स्पीशीज से लेकर एक इंडिविजुअल से उसकी स्पीशीज बनती है, उसकी कम्युनिटी बनती है, फिर उसका एनवायरनमेंट बनता है, फिर उसका इकोसिस्टम बनता है, उसके बाद बड़ा रूप, अलग अलग तरीके से वो इंटरेक्शन करते हैं आपस डिफरेंट स्पीशीज के बीच में। तो यहाँ पर किसी पॉपुलेशन की सिंगल स्पीशीज को जब पढ़ा जाता है तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी, कि किस तरीके से उसकी पॉपुलेशन ग्रो होगी, डिक्लाइन होगी। जब हम बात करते हैं आईयूसीएन, तो आईयूसीएन के अंदर भी कहीं ना कहीं पॉपुलेशन इकोलॉजी एक इंटेग्रल फैक्टर होता है, जहां पर देखा जाता है कि कितनी पॉपुलेशन घटने पर उसको एंडेंजर्ड का दर्जा दिया जाए, वल्नरेबल का, एंडेमिक का दर्जा दिया जाए, सो ऑन सो फॉर्थ। ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एक इंडिविजुअल होता है इकोलॉजी का। स्पीशीज, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती है जिसके अंदर एक ही तरीके की सारे इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स होंगे, यानी एक ही तरीके की स्पीशीज होगी। अगर हम बात करें, जैसे हम रेबीज की बात करते हैं, तो डॉग्स, मंकीज, कैट्स, हॉर्सेस, अगर कोई भी आपको काट लेता है तो आपको रेबीज हो जाती है, जिसका कोई क्योर नहीं है, सिर्फ प्रिवेंटिव है। अगर एक बार आपको रेबीज हो जाती है तो हम मरेंगे ही, निश्चित है। तो स्पीशीज यानी हम बात करते हैं मंकीज की एक स्पीशीज है, उसके बाद डॉग्स की एक स्पीशीज है, लेकिन हम देखते हैं उसके अंदर भी कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के ब्याह पे कैटेगराइजेशन होता है। फिर हम देखते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी जो डिनोटेड होती है उसके लिए वर्ड यूज होता है होमोसैपियंस, यानी एक तरीके का जिनके अंदर कन्वर्जेंस होता है, एक ही तरीके की स्पीशीज को होमोसैपियंस बोला जाता है। स्पीशीज की डाइवर्सिटी, इससे हमें ये पता लगता है कि किस एरिया के अंदर कितनी एंडेमिक पॉपुलेशन है किसी स्पीशीज की, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, कितनी उसकी अबेंडेंस है। जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी कितनी जेनेटिक उनमें कन्वर्जन, हम बोल सकते हैं डाइवर्सिटी है, डिस्टिंक्टिवनेस, एक ही स्पीशीज के अंदर कितने जीन्स के लोग रहते हैं। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी पूरे बड़े इकोसिस्टम के अंदर जब हम बात करें तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर कितनी जेनेटिक डाइवर्सिटी है, कितनी स्पीशीज डाइवर्सिटी है। एक ही इकोलॉजी, यानी अगर हम बात करें एक ही इकोलॉजी, अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी की बात करें तो उसमें कितनी तरीके की जेनेटिक और स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है। उसमें ऑक्टोपस भी मिलते हैं, उसमें कोरल्स भी मिलते हैं, उसमें मछलियां भी मिलती हैं, उसमें अलग अलग तरीके की मछलियां मिलती हैं। तो ये सारी चीजें उसी को दर्शाती है। फिर है रिचनेस, यानी एक जगह पर कितनी ज्यादा एबेंडेंस आपको मिलती है वो बताती है रिचनेस।
कि कितनी तरीके की स्पीशीज एक ही इकोसिस्टम के अंदर लोकेट है, तो हम बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उसको भी रिचनेस के रूप में देखा जाता है। इक्वेटोरियल रीजन, जहां पर आपके कोल्ड और हॉट वाटर करंट आपस में मिक्स होते हैं, वहां पर बोला जाता है कि स्पीशीज रिचनेस आपको ज्यादा मिलती है। एस्चुरीज, जहां पर नदी और समुद्र या सी आपस में मिलते हैं, वहां पर बोला जाता है अच्छे फिशिंग ग्राउंड होते हैं। जब हम बात करते हैं मैंग्रोव्स, तो वहां पर बोला जाता है स्पीशीज की रिचनेस होती है। जब हम बात करते हैं कोरल रीफ्स, तो वो भी एग्जाम्पल है कि किस तरीके से आपको छोटी से छोटी मछली से लेकर बड़ी से बड़ी शेल स्टार फिश, इस तरीके की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ये सारे एग्जाम्पल स्पीशीज रिचनेस के। अब है इवननेस। इवननेस यानी एक समान। एक समान, जब हम बात करते हैं जियोग्राफिकल स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम उसके लिए बोलते हैं कि ज्योग्राफी के अंदर जो नेचुरल डाइवर्सिटी नेचर ने प्रदान की है, वो बहुत ही अनइवन है, कहीं पर है कहीं पर नहीं है। इवननेस की बात करते हैं, यानी एक ही इंडिविजुअल या एक ही स्पीशीज, यानी एक स्पीशीज के अंदर कितने इंडिविजुअल समान रूप से हमें मिलते हैं, इवननेस कितना है। और हम देखते हैं ये जो इवननेस है, ये वेरी भी करती है स्पीशीज टू स्पीशीज। किसी स्पीशीज की जो इवननेस है वो कम होती है, यानी एक समान कम होते हैं, किसी की ज्यादा होते हैं। आज के रूप में, आज के अगर एग्जांपल हम देखें, तो डॉग की स्पीशीज का एग्जांपल लेते हैं, उसके अंदर ही हमारे यहाँ दर्जनों, हम बोल सकते हैं, स्पीशीज की अनइवननेस, इवननेस नहीं। और जब हम बात करते हैं हाई इवननेस, तो ज्यादा, जितनी ज्यादा इवननेस आपके यहाँ होगी, उतनी ज्यादा स्पेशीज की डाइवर्सिटी बढ़ेगी और आपके इकोसिस्टम के अंदर डाइवर्सिटी बढ़ेगी, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है। फिर हम बात करते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी। इसमें आप मैं स्क्रॉल करो। ऐड करना चाहूंगी। इसमें हम्म। अल्फा बीटा और गामा डाइवर्सिटी भी होती है। सबसे पहले अल्फा डाइवर्सिटी, कि एक ही जो पर्टिकुलर एरिया या एक ही जो इकोसिस्टम है उसमें कितने स्पीशीज की डाइवर्सिटी है, उसको जब मेजर करते हैं तो अल्फा बोलते हैं। देन बीटा होता है जिसमें कंपैरिजन होता है दो या दो से ज्यादा इकोसिस्टम के बीच में कितनी स्पीशीज है, तो उसको बीटा बोलते हैं। एंड देन गामा, कि ओवरऑल डाइवर्सिटी जो है डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम में, ओवरऑल जब डाइवर्सिटी की बात होती है पूरे पूरे रीजन में, तो उसको गामा बोलते हैं। तो अल्फा बीटा और गामा डाइवर्सिटी भी होती ठीक है, थैंक यू कर लो। मेरे को यहाँ पे ये चीज नहीं समझ आई, जैसे यहाँ लिखा लास्ट लाइन जो है, हाई इवननेस की वजह से ग्रेटर स्पेसिफिक डाइवर्सिटी होगी, तो इवननेस तो मतलब डाइवर्सिटी कम होगी ना, सेमनेस ज्यादा होगा, यूनिकनेस कम होगी। है। वो इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि अगर एक ही स्पीशी डोमिनेट करेगी तो स्टेबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी हमारे इकोसिस्टम की। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक ही पर्टिकुलर जानवर है वो हमारे जंगल में डोमिनेट कर रहा है तो बाकी स्पीशीज सफर करेंगी। तो उनकी भी अगर डाइवर्सिटी बनाए रखनी है हमको, तो स्टेबिलिटी जो इवननेस है वो भी हाई होनी चाहिए। तो it is said to have a high evenness and the number of individual varies from species to species. It is said to have low evenness. ये तो जैसे ठीक मान, है, बट मैं आपका आंसर देता हूँ। जैसे कि मान लो कि जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं किसी एक स्पीशीज के अंदर, वो फेयरली डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के अंदर उतने ही है, इसका मतलब हम्म, होता है इवननेस। तो जब हाँ। एक एक ही इंडिविजुअल, एक ही स्पीशीज के सारे इंडिविजुअल हर जगह पर, हर कम्युनिटी के अंदर बराबर के हैं, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि स्पीशीज में इवननेस होती है, अच्छा, क्योंकि तो ये इवननेस नंबर के कॉन्टेक्स्ट में, इवननेस उनके कैरेक्टर ट्रेट्स के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। हाँ, नंबर के कॉन्टेक्स्ट में अच्छा, ठीक है। जितने हम्म। डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं, वहां पर अगर एक ही स्पीशीज की ज्यादा ज्यादा इंडिविजुअल हैं और बराबर के हैं, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि फूड, सी फूड वे भी इसी चीज से कनेक्ट होती है कि अगर कहीं पर कम होते हैं तो उसका इम्पैक्ट होता है, आपको फूड नहीं मिल पाता। ज्यादा होते हैं तो वो आपको अफेक्ट करते हैं, रिसोर्सेज के ऊपर एक्वायर कर लेते हैं। तो वो बात। ठीक है, आप समझ आ गया हो, कॉन्टेक्स्ट अलग है। अब बात करते हैं कम्युनिटी की इकोलॉजी, यानी इकोलॉजी यानी स्टडी कम्युनिटी की करना। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि पूरे के पूरे जो ग्रुप्स ऑफ स्पीशीज हैं, उनके बारे में स्टडी की जाती है कि वो आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से अलग अलग तरीके से हमारे यहाँ फंक्शन होता है, जिसमें हम बात करते हैं कॉम्पिटिशन। यानी कॉम्पिटिशन, दो डिफरेंट स्पीशीज आपस में कॉम्पीट कर रही है और जिसमें दोनों को ही हानि होती है। फिर आपका प्रिडेशन, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेट कर देती है। म्यूचुअलिज्म, दोनों को ही आपस में जो उनके फंक्शन है उनसे फायदा हो रहा है, म्यूचुअलिज्म। तो ये कम्युनिटी इकोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है कि किस स्पीशीज का दूसरी स्पीशीज से रिलेशन होते समय क्या रिजल्ट निकलता है। म्यूचुअलिज्म होता है, कंपटीशन होता है, प्रिडेशन होता है। और यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि जो डाइवर्सिटी है प्लांट स्पीशीज की, अगर फॉरेस्ट के अंदर देखा जाए, तो वो किस तरीके से
दूसरी जो हमारी होना है उनको अफेक्ट करती है। एग्जाम्पल इंसेक्ट की स्पीशीज, कितने ज्यादा प्लांट हैं उसके हिसाब से पता लगता है कि इंसेक्ट कितने होंगे, कितने ज्यादा पेड़ हैं उसके बिहाफ से ये पता लगता है कि आपके बर्ड्स कितने होंगे। मेजर कम्युनिटीज और माइनर कम्युनिटीज, अब ये क्या है? मेजर कम्युनिटी का मतलब है कि जिसके ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं। ये किस चीज पर डिपेंड करता है? ये आपकी डिपेंड करता है एनर्जी, और एनर्जी किसमें? सोलर इंसोलेशन। तो सन की एनर्जी के ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। एग्जाम्पल ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर ज्यादा एबंडेंस होती है, ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज पाई जाती है। लेकिन ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर उससे भी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सन की एनर्जी थोड़ा कंपेरेटिवली ज्यादा होती है। माइनर कम्युनिटी, माइनर कम्युनिटी जो मेजर के साथ में होती है। अगर हम एग्जांपल लें एग्रीकल्चर फील्ड का, तो एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर जो हम क्रॉप उगाते हैं वो मेजर कम्युनिटी है, लेकिन जो बराबर में वीड उग जाती है, जो अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं, वो एग्जाम्पल है माइनर कम्युनिटी का। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि मैट ऑफ लिशन ऑन अ काउ डंग पैड, तो वो एग्जाम्पल है माइनर कम्युनिटी। अब बात करते हैं स्टेबल कम्युनिटी। स्टेबल कम्युनिटी पूरे एनवायरनमेंट के अंदर बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी नहीं होती है तो डाइवर्सिटी डिसरप्ट होती है, डाइवर्सिटी डिसरप्ट होती है तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है, और उसके बाद इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो स्टेबल कम्युनिटी का मतलब है कि ज्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, कि आपकी घट रही है, ज्यादा बढ़ रही है, उससे रेजिस्टेंस क्रिएट होता है जो हमारा इकोसिस्टम है उसके अंदर। और इन्वेजिव स्पीशीज जब बात करते हैं वो ज्यादा आ जाती है, एलियन स्पीशीज ज्यादा आ जाती है। अब बात करते हैं इकोसिस्टम इकोलॉजी। इकोसिस्टम यानी हैबिटेट के ऊपर वाली बहुत सारे हैबिटेट के ग्रुप को पढ़ने वाली स्टडी को इकोसिस्टम इकोलॉजी कहा जाता है। और इकोसिस्टम के ऊपर जब लास्ट चीज बचती है उसी को हम बात करते हैं एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट के नीचे इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के नीचे हैबिटेट, हैबिटेट के नीचे स्पीशीज, स्पीशीज के नीचे कम्युनिटी, कम्युनिटी के नीचे इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के बाद नीश है। तो यहाँ पर इकोसिस्टम इकोलॉजी के अंदर देखा जाता है कि बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स के बीच में क्या इंटरेक्शन है, किस तरीके से डाइवर्सिटी क्रिएट होती है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखा जाता है कि पूरे इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, फॉरेस्ट से लेकर लेक तक, एटमॉस्फेयर तक, ऑर्गेनिज्म तक, किस तरीके से मूवमेंट ऑफ एनर्जी होता है। अगर हम बात करें बायोम, तो ना व्हाट इज बायोम? बायोम अगर हम बात करें तो ये हैबिटेट से थोड़ा बड़ा रूप होता है। बायोम आर लार्ज एरियाज नेचुरली अकरिंग कम्युनिटी ऑफ फ्लोरा फौना, यानी आपके इकोसिस्टम के अंदर ही बायोम होते हैं, और बायोम बहुत लार्ज स्पेस पर होते हैं। मेजर हैबिटेट एग्जांपल टुंड्रा, रेन फॉरेस्ट। बायोम्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम हैबिटेट्स बिकॉज एनी बायोम कैन कंप्राइज अ वैरायटी ऑफ, तो वही बात है, यानी एक बायोम के अंदर बहुत सारे आपके हैबिटेट हो सकते हैं, और एक बायोम के अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। क्यों? क्योंकि एक ही तरीके का क्लाइमेट होता है। अगर हम बात करें बायोम का कैटेगराइजेशन करने के समय क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी जाती है, तो इट इज ओनली एंड ओनली द क्लाइमेटिक वेरिएशन। जहां पर आपका क्लाइमेट आपके बराबर वाले एरिया से अलग हुआ, वहीं पर आपका बायोम एक इनविजिबल लाइन के अंदर टूट जाता है, ऐसा इकोलॉजी बताती है आपको। जैसे ही आप इक्वेटोरियल रीजन से ट्रॉपिकल में जंप मारें, आपका बायोम खत्म। आप ट्रॉपिकल से टेम्परेट जाएं, आपका बायोम खत्म। आप टेम्परेट से पोलर में जाएं, एरिड में जाएं, सेमी एरिड में जाएं, टुंड्रा में जाएं, तो आपका दूसरा हैबिटेट, दूसरा बायोम शुरू हो जाता है। और इसी के हिसाब से फिर आपकी स्पीशीज की डाइवर्सिटी निर्धारित होती है। इसी के बिहाफ पर आपके फॉरेस्ट, आपकी नेचुरल वेजिटेशन निर्धारित होती है। जब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो वहां पर हम देखते हैं बायोम जो है वो कोल्ड बायोम है, जिसके अंदर हम बात करते हैं क्या क्या मिलता है, मोन्टेन फॉरेस्ट, सब मोन्टेन, ट्रॉपिकल डेसिडियस भी मिलते हैं। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं बायोम के, जिसमें हम अगेन रिटरेटिंग द सेम फैक्ट दैट ओनली द क्लाइमेटिक डिफरेंस इज द मेजर क्राइटेरिया टू डिफरेंशिएट वन बायोम फ्रॉम अनदर बायोम। यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या क्या बायोम को अफेक्ट करता है। तो पहला टेम्परेचर, आपका जितना टेम्परेचर होगा, अगेन एक क्लाइमेट का छोटा रूप होता है टेम्परेचर, जो कि सीजनल वेरिएशन पर डिपेंड करता है। प्रेसिपिटेशन, जितनी ज्यादा बारिश होती है कम होती है उसके बिहाफ पर। डेजर्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट बायोम। लेटीट्यूड यानी आप इक्वेटोरियल से कितनी ऊपर है, नॉर्थ साउथ। और एलिवेशन यानी धरती से आपकी ऊंचाई कितनी, सी लेवल से। तो ये सारी चीजें अफेक्ट करती है बायोम को।
यहाँ हम बात कर रहे थे बायोस्फीयर की, तो हम देख भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इमेज कि बायोस्फीयर एक मिक्सचर होता है 3 स्फीयर्स का, जिसमें लिथोस्फीयर यानी आपका लैंड सरफेस, हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर सरफेस और एटमॉस्फेयर आपका एयर सरफेस। तीनों का जो एक बबल होता है उसको बायोस्फीयर के रूप में जाना जाता है, जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। अगर एक वर्ड में बोला जाए, वेयर द लाइफ एग्जिस्ट, वेयर द लाइफ सस्टेन। एटमॉस्फेयर हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमने देखा है कि हमारी ब्रीदिंग कंडीशंस के लिए। हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर हमारे को स्पेस देता है, हमारे को हैबिटेट देता है। उसके अलावा हमारे को फूड सिक्योरिटी, हमारे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी तक हमारे हाइड्रोस्फेयर लिथोस्फेयर भी डिपेंड होती है। इसके अलावा हमारी जो कम्युनिटी से रिलेशंस होते हैं, जिनको हम इकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, वो भी बिना हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर के इम्पॉसिबल है। और अगर हम बात करें बायोस्फेयर, तो बायोस्फेयर के अंदर ही एक ऐसा जोन, इसको एक ऐसा जोन बोला जाता है जहां पर लिविंग बींग्स की रिचनेस सबसे ज्यादा नोट की जाती है। अगर हम बात करें बायोस्फीयर कहाँ पर एब्सेंट होता है, तो एक्सट्रीम अगर आप नॉर्थ पोल पर चले जाएंगे या साउथ पोल पर चले जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा लिथोस्फेरिक डाइवर्सिटी नहीं होगी, हाइड्रोस्फेयर नहीं होगा, क्रायोस्फेयर होगा। इसके अलावा हाईएस्ट माउंटेन्स की टॉप पर टोपोग्राफी आप बहुत ही ज्यादा ऊंचे चले गए, आपको बायोस्फीयर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको सिर्फ जो एयर मिलेगी, और उसके अंदर भी जो स्ट्रेटिफिकेशन है, जिसमें हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मीसोस्फेयर, उसके हिसाब से वेरिएशन होती है, हीट और कोल्ड डिसाइड होता है। तो वहां पर आपकी लिविंग कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती। एग्जाम्पल हम बात करते हैं हिल स्टेशन पर, जो हमारी रिलीजियस श्राइन्स स्टैब्लिश है, जिसमें अमरनाथ है, वैष्णो देवी, वहां पर आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आपके बीपी, शुगर और अस्थमा आदि प्रॉब्लम्स को चेक करके आपको ऊपर भेजती है, क्योंकि वहां पर लिविंग कंडीशन सुटेबल नहीं होती है जितनी आपकी नॉर्मल लेवल पर होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हाईएस्ट माउंटेन्स, डीपेस्ट ओशन वहां पर नहीं होती है, एक्सट्रीम एब्सेंट होती है मतलब। इसके अलावा स्पोर्स ऑफ फंजी एंड बैक्टीरिया डू अकर एट अ ग्रेट हाइट। यानी अगर हम बात करें तो इतनी इतनी ऊंचाई पर भी जाने के बाद हमें क्या क्या मिल सकता है? फंजाई मिलती है, बैक्टीरिया मिलता है, लिशंस मिलते हैं, मोसेस मिलते हैं, स्पेशल इन द पोलर एंड द कोल्डर रीजन। वो कैसे रह पाते हैं? क्योंकि वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होते हैं और एक डोरमेंट लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक सेक्लूडेड लाइफ। करो आप नीचे। अब अगर हम बात करें कि इकोलॉजी के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, तो एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब है कि हम एडेप्ट हो गए, हम अगर कहीं पर गए हैं तो उसी के जैसे हो गए, अगर एडेप्टेशन को आम भाषा में समझ। एडेप्टेशन जो है, जैसा दूसरी कम्युनिटी का बिहेवियर है, स्ट्रक्चर है, मोड ऑफ लाइफ है, अपीयरेंस है, आप वैसे चीजों के अंदर ढल गए ताकि आप उस कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर सको, क्योंकि अगर आप एडेप्टेशन नहीं करेंगे तो आप मारे जाएंगे। अगर हम बात करें कि दिल्ली के लोग जैसलमेर में जाकर रहने लगे, अगर वो वहां अडेप्टेशन नहीं कर पा रहे हैं तो वो मर जाएंगे, और सेम वाइस वर्सा है दूसरे एरियाज के लिए। क्या क्या कैटेगरीज है एडेप्टेशन की? पहले ये मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल के अंदर क्या है? अगर एडेप्टेशन आपने किया, जितनी ऊंची, अगर यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है मॉर्फोलॉजी का कि जितने ज्यादा लंबे पेड़ होते हैं उसी के हिसाब से जिराफ की जो नेक है वो भी लंबी होती चली गई। फिर फिजियोलॉजिकल बताया है कि वाटर सोर्सेज का एब्सेंस था, तो कंगारू जो है वो डिजर्ट्स में, अमेरिकन डिजर्ट्स में, वो अपनी सारी वाटर रिक्वायरमेंट अपने जो इंटरनल फैट ऑक्साइडेशन होते हैं उससे करते हैं, उस मैकेनिज्म से करते हैं। इसके बाद एबिलिटी भी होती है कि अपने यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करके रखा जाए, ताकि आपका जो लेवल ऑफ वाटर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर आपकी बॉडी के अंदर वो ज्यादा एक्सक्रीट ना हो, जिसकी वजह से आपके अंदर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो। बिहेवियरल एडेप्टेशन, यानी आप जो है एक ऐसी जगह पर जाकर रहने लग जाएं जहां पर आपको सुटेबिलिटी ज्यादा अच्छी लगे। इसका एक प्राइम एग्जांपल हम देखते हैं आज के टाइम पे, क्लाइमेट रेफ्यूजीज, जहां पर कोस्टल कम्युनिटीज की बात होती है, जहां पर हार्श कंडीशन की बात होती है, हीट डोम्स की बात होती है, हमारी ट्रांस माइग्रेशन जो होती है हर साल ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से जब ग्रेजिंग के लिए और एडेप्टेशन के लिए लोग नीचे उतर कर आते हैं ठंड के महीनों में, और गर्मियों में दोबारा से ऊपर चले जाते हैं, तो वो एग्जाम्पल है बिहेवियरल एडेप्टेशन। अब अगर हम एग्जाम्पल देखें तो डिजर्ट प्लांट्स का हमने देखा है, इनके छोटे छोटे पत्ते होते हैं। इसके अलावा लैक्सी वेव्स होती हैं और थिक क्यूटाइल्स होते हैं लीफ सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से ये पानी का जो लॉस होता है उसको रोकते हैं वाया ट्रांसपिरेशन।
अगर कुछ एग्जाम्पल, स्पेसिफिक एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है ओपनतिया, ओपुंटिया, जिसके पास लीव्स ही नहीं होते और सिर्फ वो स्पाइन्स के रूप में रिड्यूस हो जाता है ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो। ट्रांसपिरेशन जो हम बात करते हैं, आपके जो पेड़ होते हैं उनके पत्तों पर छोटी छोटी ओस की बूंदें, वो भी एक ट्रांसपिरेशन का एग्जाम्पल है, जिससे वो अपनी वाटर नीड्स को पूरा करें। एंड फोटोसिंथेटिक फंक्शन इज टेकन ओवर बाय द फ्लैट टिनेड सिस्टम, यानी वहां पर डिजर्ट एरिया में के अंदर जो ओपुंटिया जैसे प्लांट है वो अपना फोटोसिंथेसिस अपनी स्टेम के द्वारा करते हैं, क्योंकि उनकी लीव जो है वो पतली सी स्पाइन के रूप में कन्वर्ट हो जाती है ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो, वाटर का लॉस ना हो। अब अगर बात करें ठंडे इलाकों में, तो ठंडे इलाकों में आज भी हमने क्वेश्चन देखा कि ठंडे इलाकों के अंदर जो मैमल्स होते हैं उनके छोटे छोटे कान होते हैं, जैसे पोलर बियर, एंड लिव्स टू मिनिमाइज हीट लॉस, यानी उनका जितना हीट है वो कम लेवल पर लॉस हो ताकि वो ठंडे इलाके के अंदर एडेप्टेशन कर पाए, और इस रूल को बोला जाता है एलन रूल। जब हम बात करते हैं तो इनका जो साइज होता है वो इनके वॉल्यूम से ज्यादा होता है, आज ही हमने देखा। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि एलिफेंट के इतने बड़े बड़े कान क्यों होते हैं, क्योंकि एलिफेंट जो है वो स्वेट नहीं करते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। और ऐसा भी बोला जाता है कि जब वो अपने कानों को हिलाते हैं तो उससे भी हीट लूज होती है, और यहाँ पर मेंशन नहीं है। अगर जब आप इसको सर्च करते हैं तो आपको पता लगता है कि काफी काफी मतलब अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एक बार वो अगर कान हिला दे तो निकल जाती है और उनकी बॉडी कूल हो जाती है। इसके बाद हाइपर थर्मोफाइल। तो यह हाइपर थर्मोफाइल क्या होता है? ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो बहुत गर्म इलाकों में रहने की क्षमता रखता होगा। एग्जाम्पल क्या है? आर्का बैक्टीरिया, हॉट स्प्रिंग में मिलते हैं आपको। हाइड्रोथर्मल वेंट, देखिए आपको वोल्केनिक एरियाज के अंदर तक जो उनकी एरियाज होते हैं, वोल्केनिक एरियाज होते हैं, वहां भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं डीप सी के अंदर, जब हाइड्रोथर्मल वेंट की हम बात करते हैं। तो आर्का बैक्टीरिया जो सबसे ज्यादा गर्म टेम्परेचर में रह सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म है, और इनको बोला जाता है हाइपर थर्मोफाइल। चलिए, यहाँ पे मैं एक ऐड करना चाहूंगी, जैसे हमने देखा कोल्डर रीजन्स में जो ईयर्स हैं वो छोटे होते हैं मिनिमाइज करने के लिए हीट लॉस को, तो वैसे ही एक एग्जांपल है फेनिक फॉक्स का, जो कि डेजर्ट में रहता है, वहां पे उसकी ईयर्स बड़े होते हैं ताकि वो रेडिएट कर पाए अपनी बॉडी हीट को। तो फेनिक फॉक्स एग्जांपल हो जाता है डेजर्ट। ठीक है, रेडिएट करता है वो, ठीक है। हाँ जी। फिर हम बात कर रहे थे आर्के बैक्टीरिया, तो एक और है जिसका नाम है यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया को मोनेरा जो किंगडम है उसके अंदर डाला जाता है। ये एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है जो कि बायोलॉजिस्ट और इकोलॉजिस्ट के द्वारा की जाती है, जिसमें मोनेरा है उसके अंदर ही यू बैक्टीरिया है। तो ये दोनों ही प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो बताइए मानसी, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स अगर समझाना हो किसी आम आदमी को तो कैसे समझाएं? प्रोकैरियोटिक में प्रवेश मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं आई थिंक। ये सिंगल सेल लिखा हुआ है। हाँ, तो प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल्ड है, यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर, मैंने उल्टा बोला। सिंपल जो बेसिक मतलब डिफरेंशिएशन का होता है एक बेसिस तो यही होता है। तो जो मल्टी सेलुलर है दे आर कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांस्ड, और सिंगल सेलुलर में हम एग्जांपल्स की बात करते हैं लाइक अमीबा। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक आपने बता दिया, थैंक यू, कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। जो दो चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस जो होती है, न्यूक्लियस नहीं होती है प्रोकैरियोटिक में, तो लैक करते हैं न्यूक्लियस को, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज इनके अंदर नहीं पाई जाती। जब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक तो उसके अंदर आपकी न्यूक्लियस मिलती है। और अगर हम बात करें एग्जाम्पल क्या है, कारण आप लिख भी सकते हैं इस चीज को कि क्या एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का? एनाबीना, साइनोबैक्टीरिया, ये क्वेश्चन भी आया था प्रीलिम्स के अंदर, साइनोबैक्टीरिया, एनाबीना, एस्चेरिचिया कोली, नोस्टॉक, ये एग्जाम्पल है कुछ फेमस जो कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के। एनाबीना आप लिख लीजिए, एनाबीना। इसके बाद अगर हम बात करें तो आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया अभी अभी हमने देखा जो गर्म एनवायरनमेंट में सस्टेन कर सकते हैं, रह सकते हैं। कैसे कैसे गर्म एनवायरनमेंट है? हॉट स्प्रिंग्स है, सोल्टी लेक्स। अगर हम बात करें सोल्टी लेक तो वो गर्म कैसे है? तो जब हम बात करते हैं सोल्ट की, थर्मोक्लाइन रीजन, हेलोक्लाइन रीजन, तो जितनी ज्यादा सोल्ट की डेंसिटी होगी उतनी ही ज्यादा सन एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी,
और जितनी ज्यादा उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी उतनी ही उसकी हीट ज्यादा हो जाएगी। जब हम बात करते हैं डार्क रीजन की, तो डार्क रीजन की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ सनरेज ज्यादा होती है, इसी वजह से वहां पर गर्मी भी ज्यादा देखने को मिलती है। एग्जाम्पल ब्लैक सूट्स। जब हम बात करते हैं ग्लेशियर रिसीड हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके ऊपर जो एमिशन है वो जाकर जम जाता है ब्लैक सूट का, जो कि इंडस्ट्रियल एमिशन से होता है। ब्लैक सूट आने से जो व्हाइटिश उनकी शेड होती है ग्लेशियर की, ग्लेशियर टॉप की, वो कम होकर ब्लैक हो जाती है, जिसकी वजह से सनरेज ज्यादा जो है वो उनको एब्जॉर्ब करते हैं और पानी जो है रिसता रहता है, और हमारे यहाँ फ्लैश फ्लड जैसे या फिर जो ग्लेशियर रिसीडिंग जैसी एक्टिविटीज है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ज्यादा अगर नमकीन पानी है, डीप ओशन वाटर है, क्योंकि आपको पता है हेलोक्लाइन है, ज्यादा आपको सी सॉल्ट वाटर देखने को मिलेगा, हाई एसिडिटी, टेम्परेचर ज्यादा है, सैलिनिटी ज्यादा है, तो इन सारी ही एरियाज के अंदर आर्की बैक्टीरिया रह सकता है। तो अगर दो वर्ड में बोला जाए तो ज्यादा गर्म पानी में और ज्यादा नमकीन पानी में आर्के बैक्टीरिया रह सकते हैं, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का प्राइम एग्जांपल होते हैं। हेलोफाइल जो सोल्ट लविंग होते हैं, थर्मोफाइल हीट लविंग, ये नाम से ही पता लग रहा है, हेलोक्लाइन नमक से रिलेटेड, थर्मो गर्मी से रिलेटेड, और मिथेनोजेनिक्स यानी मीथेन प्रोड्यूसिंग। तो जब हम बात करते हैं मीथेन प्रोडक्शन की, तो हमने देखा है काफी बार कि कैटल इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मीथेन प्रोडक्शन ऑन द अर्थ। काउ डंग से सबसे ज्यादा निकलता है। दूसरे नंबर पे राइस कल्टीवेशन, आपका पैडी सबसे ज्यादा निकलता है। तीसरा वेटलैंड, आपका मीथेन सबसे ज्यादा निकलता है। फिर आपका पीट लैंड्स, बोग्स, गंदे पानी के जो हम बोल सकते हैं तालाब, वहां से मीथेन सबसे ज्यादा निकलता है। और फिर हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया, जो कि दूसरा ऑर्गेनिज्म है। ये वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट में रह सकता है, पानी में, मिट्टी में, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस, योगर्ट बैक्टीरिया, दही बनाने के काम आता है। कैन नॉट सस्टेन इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट, यानी आर्के बैक्टीरिया जो गर्म में रह ले, नमकीन में रह ले, और यू बैक्टीरिया जो नॉर्मल टेम्परेचर झेल सकता है लेकिन अलग अलग हैबिटेट में रह सकता है, जिसमें सोइल भी है, वाटर भी है, अलग अलग चीज। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल, यानी फिजियोलॉजिकल आपका फिजी एरिया, आपका एक्सपोजर, आपका एनवायरमेंट कैसा है। तो हम देखते हैं कि जैसे हम नॉर्मल लेवल पर होते हैं, अगर हम अपने प्लेन्स में रहते हैं तो हम आराम से सांस ले पाते हैं, जैसे ऊंची माउंटेन्स में जाते हैं सांस उखड़ता है। इसके बाद कुछ दिन बाद अगर हम हमारी बॉडी एडजस्ट हो जाती है हाई माउंटेन्स में रहने के लिए, कुछ छोटे छोटे चेंज हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। आपने देखा होगा जो पहाड़ी लोग होते हैं उनकी खाल तो बड़ी शाइनी होती है, लेकिन उनके ऊपर पैचेज होते हैं उनके स्किन के ऊपर, ब्राउन ब्राउन टाइप, तो वो स्मॉल चेंजेस का एग्जाम्पल है। तो ये जो शॉर्ट पीरियड होते हैं जिसमें मिनरल प्रॉब्लम्स आती हैं, इसको बोला जाता है एक्लीमेटाइजेशन। फिर जो बॉडी होती है वो कंपेंसेट करने लग जाती है लो ऑक्सीजन को, कैसे? रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, ज्यादा रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन होता है। डिक्रीजिंग बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन, आपका जो खून है उसे कण नहीं बनते हैं, इतने ज्यादा सेल्स नहीं बन पाते, और इंक्रीजिंग ब्रीदिंग रेट, ज्यादा आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। तो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होना चाहिए, आप सर्च करके बता सकते हैं कितना होता है। आई थिंक 95 to 100 कुछ जो है वो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट माना जाता है अकॉर्डिंग टू द मेडिकल साइंस, और उसके ऊपर और उसके नीचे खतरे का निशान होता है। फिर हम बात करते हैं बिहेवियर, जिसमें कि डिजर्ट लिजर्ड, मॉन्स्टर लिजर्ड भी इनको बोला जाता है, ये कार्निवोरस और का एग्जाम्पल होती है, और आपके मगरमच्छ जैसी दिखती हैं। इनकी भी जो फिजिकल एबिलिटी है वो ऐसी है जैसी मैमल्स की होती है। और हम देखते हैं कि ये सन से अपनी एनर्जी लेते हैं, जैसे आपके क्रोकोडाइल्स हैं, आपके स्नेक्स हैं, आपके जितने भी रेप्टाइल्स हैं वो लेते हैं। सेम बिहेवियरल जो एस्पेक्ट है वो डिजर्ट लिजर्ड भी करती है। और एम्बियंट टेम्परेचर जो है वो इनका बढ़ जाता है जब ये शेड के अंदर चली जाती है। ब्यूरो करती है, प्रीलिम्स के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन था, क्या गिलहरी ब्यूरो करती है? क्या से मिट्टी के अंदर करती है, पेड़ के अंदर करती है, दीवार के अंदर करती है? तो कहीं ना कहीं ये इसको भी हम उसी तर्ज पर देख सकते हैं कि जो डिजर्ट लिजर्ड होती है वो भी ब्यूरो करती है सोइल के अंदर, ताकि वो छुप सके ग्राउंड की हीट से बचने के लिए, स्पेशली रेगिस्तान जैसे रीजन पे। अब वेरिएशन यानी कितनी डिस्टिंक्टिवनेस, तो वेरिएशन जो है वो डिपेंड करती है जेनेटिक मेकअप के ऊपर, कि आपके जेनेटिक मेकअप कैसे हैं, आपके जीन्स कैसे हैं, जिसमें बात की जाती है म्यूटेशन, चेंज इन क्लाइमेट, ज्योग्राफिकल बैरियर्स, आपका स्किन कैसी है, काली है, गोरी है, ब्राउन है, उसके अंदर फैक्टर क्या होता है? मेलानिन। आपकी बॉडी जितना ज्यादा मेलानिन होगा उतनी ज्यादा आपकी डार्क स्किन होती है। टाइप ऑफ हेयर, कर्ली और स्ट्रेट है, वो भी आपका जेनेटिक
चीज पर डिपेंड करता है। आई कलर, हम देखते हैं लोगों की हरी आंखें होती हैं, हरे ब्लू आंखें होती हैं, ब्लड टाइप होते हैं, और उसके ऊपर भी इंडिया जैसी कंट्री के अंदर तो कल्चरल टैग दिए जाते हैं कि ऐसी आंख वाला ऐसा होता है, ऐसी आंख वाला ऐसा होता है। और ब्लड टाइप, जिसमें हम बात करते हैं ओ पॉजिटिव, जो कि यूनिवर्सल डोनर माने जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपके जेनेटिक वेरिएशन के ऊपर डिपेंड होती हैं। अब अगर आप बात करें एडेप्टिव रेडिएशन, तो क्या होता है एडेप्टिव रेडिएशन? जैसा अभी खरना ने बताया अभी, कि जिसमें आपके छोटे या बड़े कान होते हैं जिससे आप ज्यादा रेडिएट कर पाते हैं। आप एडेप्टेशन करना चाहते हैं, लेकिन अगर कहीं पर ज्यादा गर्मी है तो आप कान हिलाकर भी रेडिएशन कर देते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने एंसेस्ट्रल स्पीशीज के बिहाफ पर बटे होते हैं, जिनके अंदर एनवायरनमेंट जो है वो अपने अपने नए एनवायरनमेंट नीचे भी बनाते हैं, या फिर जो अपना पुराना एनवायरनमेंट नीचे होता है उसके अंदर भी एडेप्टेशन करते हैं। स्पीशिएशन यानी स्पीशीज से रिलेटेड, इस प्रोसेस के अंदर नई नई स्पीशीज बनती हैं, इवोल्यूशन होता रहता है अलग अलग स्पीशीज का, नई नई स्पीशीज आती रहती हैं। अगर हम बात करें पॉपुलेशन, तो एक स्पीशीज के अंदर ही पॉपुलेशन होती है, किन की? इंडिविजुअल की। डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन अलग अलग जगह बटी होती है, क्यों? ज्योग्राफिकल बैरियर है, अनइवन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, माउंटेन है, ओशन है, रिवर है, ये आपस में बांटने का काम करते हैं, नेचुरल बैरियर के रूप में काम करते हैं। और ये जो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होता है, इसी की वजह से स्पीशिएशन होता है, यानी स्पीशीज जो है अपने अलग अलग नीशे बनाती है, अपने अलग अलग रिलेशंस बनाते हैं, जिसमें वो एलोपेट्रिक स्पीशिएशन और ज्योग्राफिकल स्पीशिएशन बनाते हैं। अगर हम बात करें कुछ ज्यादा अगर टाइम हो जाता है तो जो पॉपुलेशन होती है उसके अंदर जो छोटी छोटी पॉपुलेशन होती है उनके लिए जेनेटिक ड्रिफ्ट यानी जेनेटिक चेंज मुश्किल हो जाता है, वो आइसोलेट हो जाती है और इंटरब्रीडिंग नहीं कर पाती, उनकी इंटरब्रीडिंग के अंदर चैलेंजेस क्रिएट होती है। अगर करुणा आप कुछ एग्जांपल या मानसी आप कुछ बताना चाहें तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज विल मूव फॉरवर्ड। We can ठीक है, move करिए। forward. अब यहाँ पे लिखा हुआ सिंपैट्रिक स्पेसिएशन और एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। सिंपैट्रिक यानी हम बात कर सकते हैं कि स्पीशीज से रिलेटेड है, और इसमें क्या देखा जाता है कि एक नई स्पीशीज अपनी पुरानी स्पीशीज से किस प्रकार से इवोल्व हुई। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हुआ। एक स्पीशीज मान लीजिए आपकी वेस्टर्न घाट्स के अंदर रहती है, लेकिन एक कैसे भी करके ईस्टर्न घाट के अंदर चली गई है, और अब उनके बीच में ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है, ईस्टर्न जो बाउंड्रीज है हिल्स की। ये हाईलाइट करता है कि किस तरीके से एडेप्टेशन की गई है एक ही स्पीशीज के अंदर, दो स्पीशीज के द्वारा, एक पुरानी और एक नई। एग्जाम्पल इसका क्या है? महसीर फिशेज फ्रेश वाटर होती है, रिमार्केबल डाइवर्सिटी को दर्शाती है, इंडियन रिवर के अंदर पाई जाती है, एडेप्टेशन कर पाती है सेम रिवर सिस्टम के अंदर भी, और अपना अपना उनका नीचे भी स्पेसिफिक रिवर इकोसिस्टम और नीचे भी वो कर सकती है। एलोपेट्रिक के अंदर एक नई स्पीशीज इवॉल्व होती है अपनी एंसेस्ट्रल स्पीशीज से ही, लेकिन एक ही एरिया के अंदर, यानी वेस्टर्न घाट के अंदर एक पुरानी स्पीशीज रहती है, वहीं पर एक नई स्पीशीज आ गई उसी जीन्स की। तो यहाँ पर फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? माउंटेन है, रिवर्स है, और एक्सपीरियंस करते हैं अलग अलग तरीके का एनवायरमेंटल प्रेशर, जिसकी वजह से अलग अलग एडेप्टेशन होता है, अलग अलग जीन्स थोड़े थोड़े समय के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जब हम वेस्टर्न घाट की बात करें तो वेस्टर्न घाट ही आ गया। फ्लाइंग स्क्वायरल, तो फ्लाइंग स्क्वायरल है जो कि उड़ती है और हमारे हिसाब से क्रिटिकल एंडेंजर्ड है वो। फ्लाइंग स्क्वायरल लाल रंग की होती है, आपको नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर भी देखने को मिल सकती है वो, और ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है वो। डेक्कन प्लेटू है, वो भी सेपरेटेड अपने कॉमन एंसेस्टर से, क्यों? क्योंकि मालाबार जायंट स्क्वायरल और शेकरू स्क्वायरल, तो ये दो एक ही स्पीशीज के पार्ट है, लेकिन ये ज्योग्राफिकल डिस्टेंट हुई तो अलग अलग ये नामों से जानी जाती है, जिसमें एक मालाबार यानी केरला रीजन, और शेकरू आई थिंक इट इज महाराष्ट्र और कर्नाटका रीजन। तो आज हम यही अपनी चर्चा को विराम देते हैं, और कल हम इसके बाद मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। जो हाँ बताइए। एलोपैट्रिक स्पेशिएशन है, इसमें एक चीज होती है कि इसमें नेसेसरी होता है कि जियोग्राफिकल आइसोलेशन होए, बट जो सिंपैट्रिक स्पेसिएशन होता है उधर जियोग्राफिकल आइसोलेशन नेसेसरी नहीं होता, बट नेचुरली वो सेम ही इन्वायरमेंट में बनते हैं, जिसकी वजह से वो पुराने जीन्स भी ले लेते हैं, पुरानी एबिलिटीज भी ले लेते हैं। बट एलोपैट्रिक में इसेंशियल होता है कि हमारा जियोग्राफिकल आइसोलेशन होए, तभी वो डेवलप कर पाए। ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून विद अंशरकारी, विल मीट टुमारो।